को पिछले वीडियो में प्रश्न भी दिए गए थे जिन्हें आपने लगाया भी होगा। अब प्रश्न क्या थे पुनः आप देखें एक बार। 5/7 दिया गया था, ये परिमेय संख्या है। 2 पाई दिया गया था, ये भी आपकी परिमेय संख्या है। 3.79 ये भी आपकी परिमेय संख्या है। 2.401 001 0001 आप देख रहे हो, चूँकि ये शांत हो गई संख्या इसलिए यह भी आपकी परिमेय संख्या है। फिर है 3.59 आप देख रहे हैं कि रिपीट है, ये भी आपकी परिमेय संख्या है। हमने आपको 2 का भाग भी बताया था 121 में देने का, और आपने देखा भी था कि भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल ये सब आए थे कि नहीं आए थे। इन्हीं को आप एक बार पुनः ध्यान दें, इन्हीं पर आप एक बार पुनः ध्यान दें कि जब हमने 121 में 2 से भाग दिया था तो भागफल आपका 60 आया था और शेषफल आपका 1 आया था। बनाया था ना रिमाइंडर। और आपका जो क्वोशिएंट है 60, ये आपका 2 जो है डिवाइजर है या डिवीजर है, जो भी आप बोलते हो वही आप बोलें। फिर इसके बाद 121 ये आपका डिविजिबल है। तो कुल मिलाकर यदि आप 9 में 2 से डिवाइड करें तो 4 8 रिमाइंडर आपका 1 आया। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जो आपका भाजक है और शेषफल है, आपको ये देखना है कि भाजक से सदैव शेषफल छोटा होगा कि बड़ा होगा, अर्थात आपको तुलना करनी है। तो आप ये पाएंगे, विचार करके देखिए, सोचिए, है ना, तो पाएंगे कि हमारा जो रिमाइंडर है यह सदैव 0 से बड़ा होता है, बराबर होता है। और भाजक जो 2 है, अर्थात भाजक सदैव क्या होता है, बड़ा होगा, रिमाइंडर छोटा होगा। तो कुल मिलाकर के शेषफल जो आएगा वो सदैव 0 से बड़ा आएगा या 0 आएगा, परंतु भाजक से सदैव छोटा आएगा। ये सदैव ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये इसको आप जरूर ध्यान रखें। R आपका रिमाइंडर है अर्थात शेषफल है। जो B हमने यहाँ पर डिनोट किया है ये आपका भाजक है। भाजक आप समझते होंगे जिससे भाग दिया जाता है, ठीक। तो भाजक बड़ा होगा कि शेषफल बड़ा होगा। तो यहाँ पर क्या अर्थ आपने निकाला कि सदैव भाजक बड़ा होगा, भाजक से सदैव शेषफल छोटा आएगा या तो 0 आएगा। याद रहेगा। अब आप आगे देखिए, हमने आपको ये भी बताया था कि आपसे अगर पूछा जाए कि 2.701 001 0001 तो ये जो हमने लिखा है इसे आप क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे कि अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो आपका उत्तर क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या। ये कौन संख्या है आपकी, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो अब हम आपसे पूछेंगे कि आप हमको ये बताइए कि यदि हम 2 धन पूर्णांक ले लें। अब 2 धन पूर्णांक जब लेंगे, 2 धनात्मक पूर्णांक A B दिए होने पर
ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q R विद्यमान हैं कि A बराबर B मल्टीप्लाई Q प्लस R। यहाँ यह ध्यान देना है कि जो रिमाइंडर है आपका वो शून्य से बड़ा होगा या बराबर होगा और भाजक से छोटा होगा। तो कुल मिलाकर के ए यहाँ पर हमने क्या प्रयोग किया है भाज्य के लिए, बी को क्या कहा है भाजक, और क्यू को क्या कहा है भागफल, और आर यहाँ पर आपका शेषफल है। आपको याद होगा कि हमने ये कहा था कि अगले दिन युगलित विभाजन प्रमेयिका पढ़ाएंगे। तो युगलित विभाजन प्रमेयिका में आपने देखा कि हमने दो धनात्मक पूर्णांक लिया है ना। जैसे आपका धनात्मक पूर्णांक 121 लिया गया था, 121 में 2 का भाग दिया गया था। तो इसमें जो 2 या 121 है, छोटा आपका 2 है और बड़ा आपका 121 है। दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं। तो बड़े पूर्णांक में हमने छोटे पूर्णांक का भाग दिया था। तो यहाँ पर भी यही स्थिति है, ए आपका एक पूर्णांक है और बी आपका ये भी एक पूर्णांक है। अब इसमें कौन बड़ा है, तो हमने ये मान लिया, चलिए अच्छा ए बड़ा है तो बी क्या है आपका छोटा है। तो जब ए बड़ा है बी छोटा है, ए क्या है धनात्मक पूर्णांक है, अब बी भी धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन ए बड़ा है और बी छोटा है। जब आप ए में बी का भाग देंगे तो आप जानते हैं भागफल भी आएगा, शेषफल भी आएगा। तो कुल मिलाकर के शेषफल क्या माना है यहाँ पर आर, भागफल क्या माना है क्यू। तो आपको याद होगा जो प्रमेयिका थी बताई गई थी आपको, उसमें यह लिखा गया था कि भाज्य बराबर भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ये लिखा है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। यही तो आपकी प्रमेयिका थी, यही आपकी प्रमेयिका थी। इसी को क्या कहा गया है युगलित विभाजन प्रमेयिका। क्या कहा गया है युगलित विभाजन प्रमेयिका। अब हम युगलित विभाजन एल्गोरिथम, युगलित विभाजन एल्गोरिथम, युगलित विभाजन एल्गोरिथम की बात करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे, जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। इसका काम क्या है, इसका काम यह है कि यह 2 धनात्मक पूर्णांकों का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, नहीं पढ़ा आपने मासापा, तो मासापा ज्ञात करने की प्रक्रिया है। तो आपने देखा कि युगलित विभाजन एल्गोरिथम क्या है, तो एक प्रकार से यह प्रक्रिया है। अब काहे की प्रक्रिया है, 2 धनात्मक पूर्णांकों का मासापा ज्ञात करने की प्रक्रिया है। आपने मासापा पूर्व की कक्षाओं में निकाला भी है, लासापा भी निकाला है, मासापा भी निकाला है। तो मासापा ज्ञात करने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का नाम है युगलित विभाजन एल्गोरिथम। यही बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती है। अब ये किस पर आधारित है, ये युगलित
विभाजन प्रमेयिका पर आधारित। याद रहेगा भाई, जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से कोई प्रश्न आप हल करेंगे भाई, ये प्रक्रिया जब अपनाएंगे तो प्रमेयिका का उपयोग करेंगे। अब कैसे उपयोग करेंगे हम आपको बता रहे हैं। माना C और D दो धनात्मक पूर्णांक हैं। कितने पूर्णांक हैं? दो। कौन कौन? C और D। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसमें एक छोटा पूर्णांक होगा और एक बड़ा पूर्णांक होगा। तो हमने ये नोट कर दिया यहाँ पर कि C धनात्मक पूर्णांक तो है लेकिन बड़ा है, D भी धनात्मक पूर्णांक है। तो C और D की जब तुलना करेंगे, आप कंपेयर करेंगे तो C आपका बड़ा होना चाहिए और D छोटा होना चाहिए। क्या याद करना है आपको? HCF। किसका HCF? C और D का HCF। जैसे आपने संख्याओं का या अंकों का HCF निकालते हैं तो यहाँ पर संख्याएं या अंक नहीं लिए गए हैं, संख्या या अंक नहीं लिए गए हैं, बल्कि अल्फ़ाबेट C और D तो धनात्मक पूर्णांक मान लिए गए हैं। क्या ज्ञात करना है इनसे हमको? मासा का। अब कैसे ज्ञात करेंगे ये हम आपको बता रहे हैं। तो चरणशः आप ज्ञात करेंगे। क्या कैसे निकालना है आपको? चरणशः लिखना है आपको, चरण स्टेप फर्स्ट या चरण फर्स्ट। अब किसकी अर्थात क्या ज्ञात करना है? मासा का। तो C और D के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके Q और R ऐसे ज्ञात करते हैं कि C बराबर D गुणे Q धन R। अब यहाँ पर यह ध्यान रखना है, C आपकी बड़ी वाली संख्या है अर्थात बड़ा पूर्णांक है, D आपका छोटा पूर्णांक है। तो बड़े पूर्णांक अर्थात C में किसका आप भाग देंगे? छोटे पूर्णांक D का। तो जब D का आप भाग देंगे C में तो आप बताइए भागफल आए कि नहीं आएगा? तो यहाँ भागफल क्या लिया गया है? Q। कि भागफल हमें Q प्राप्त हो गया, शेषफल भी प्राप्त होगा ना। तो शेषफल क्या माना गया है? R। तो ये वही लिखा हुआ है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब यहाँ ये ध्यान रखना है, जो हमारा शेषफल है वो सदैव शून्य से बड़ा होगा या शून्य के बराबर होगा। जो शेषफल है वो सदैव शून्य से बड़ा होगा या शून्य के बराबर होगा, परंतु छोटा किससे होगा? भाजक से। तो भाजक हमारा यहाँ पर क्या है? भाजक हमारा यहाँ पर D ही तो है, D ही से ही तो भाग दिया है आपने। तो इस प्रकार Q किसके लिए प्रयोग किया गया है? भागफल के लिए। R किसके लिए प्रयोग किया गया है? शेषफल के लिए। C आपकी बड़ी वाली संख्या, D आपकी छोटी वाली संख्या है। तो बड़ी वाली संख्या में जब आप छोटी वाली संख्या का भाग देंगे तभी भागफल Q आएगा और शेषफल R आएगा। R का मान सदैव शून्य से बड़ा होगा या बराबर होगा और भाजक D से अर्थात छोटी वाली संख्या जिसने आपने भाग दिया है उससे सदैव छोटा होगा। ठीक। अब आप बताइए, चरण एक बात समझ में आई तो इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद हम आपको बड़ी संख्या और छोटी संख्या का मासापा ज्ञात करना बताएंगे। ये किसी भी संख्या के लिए दो छोटी बड़ी संख्याएं हैं, उन्हीं के लिए ये प्रक्रिया लिखी जा रही है, बताई जा रही है। तो जिसमें चरण एक पूरा हो गया। अब लिखेंगे चरण
दो, चरण दो, अर्थात स्टेप दूसरा। यदि R शून्य हो, अर्थात शेषफल क्या आ जाए, शून्य आ जाए, तो आप जानते हैं जब शून्य आ जाएगा तो भाग देना क्या करेंगे, बंद कर देंगे। तो R यदि शून्य है तो D अर्थात भाजक, D अर्थात भाजक ही C और D का, जिसका हमें मासा पर निकालना है, C और D का ही तो मासा पर निकालना है। तो जब शेषफल शून्य आ जाएगा तो भाजक अर्थात D ही, है ना, दोनों संख्याओं का अर्थात C और D का मासापा होगा। क्या होगा, मासापा होगा। C और D का HCF होगा। ठीक है। अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि शेषफल शून्य नहीं आता, भाई दफे मान लीजिए अगर शेषफल शून्य नहीं है तो D और R के लिए, D और R के लिए प्रमेयिका का किसके लिए, D और R के लिए। अच्छा बताइए D क्या है आपका, D आपका भाजक है, R क्या है, शेषफल है। अगर शून्य नहीं आता है तो भाजक और शेषफल में प्रमेयिका लगानी है। किसमें लगानी है प्रमेयिका, D और R में। तो D और R के लिए प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं, प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। याद रहेगा ना, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब चरण क्या लिखेंगे, चरण 3, यह प्रयोग तब तक होगा जब तक शेषफल शून्य अर्थात 0 ना हो जाए, तब भी इसी स्थिति में प्राप्त भाजक ही HCF होगा। इस प्रकार एक प्रकार से हमने विधि बता दिया है ना। अब हम क्या करेंगे, आपको एक प्रश्न बता रहे हैं। प्रश्न क्या है, 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। अब आप खुद समझ रहे होंगे कि देख लीजिए, इसमें ये संख्या छोटी है 4052 और 12576 बड़ी है। दोनों का क्या निकालना है आपको, HCF निकालना है। तो यहाँ पर हमने देखा जब हल करेंगे तो यहाँ क्या स्थिति है, 12576 बड़ा है किससे, 4052 से। तो आप देख रहे हैं एक बड़ी संख्या है अर्थात एक बड़ा धन पूर्णांक है।
और एक छोटा धन पूर्णांक। अब आप बड़े धन पूर्णांक में छोटे धन पूर्णांक का भाग करेंगे तो निश्चित है कुछ भागफल आएगा, शेषफल भी आएगा। शेषफल 0 भी आ सकता है। अशेषफल भाजक अर्थात 4052 से छोटा भी आ सकता है। तो इन दोनों संख्याओं में कौन सी प्रमेयिका लगाएंगे? यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो 12,576 और 4052 पर यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, तो जब हम प्रयोग करेंगे तो आप जान रहे हो कि पहले हम भाज्य ही तो लिखेंगे। भाज्य यहाँ पर क्या है? 12,576। फिर बराबर लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे? भाजक। भाजक यहाँ पर क्या है? 4052। फिर आप जानते हो जब 4052 का आप 12,576 में भाग दोगे तो निश्चित है भागफल भी आएगा। तो भागफल यहाँ क्या आएगा? भाग दे के देख लीजिए आप अलग से। तो 3 बार भाग जाएगा, 3 बार भाग जाएगा, परंतु शेषफल भी इसमें आएगा। तो शेषफल क्या आएगा? 420। अब आप जान रहे हो कि ये आपका भाज्य है, ये आपका भाजक है, ये आपका भागफल है, ये आपका शेषफल है। अब आप बताइए ये प्रमेयिका का आपने उपयोग किया कि नहीं किया? अब प्रमेयिका का उपयोग आपने देखा 2 पूर्णांकों में किया गया है ना, जो कि पॉजिटिव इंटीजर हैं, धनात्मक पूर्णांक हैं। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो शेषफल है वो शून्य नहीं, शेषफल क्या आ रहा है? 420 आ रहा है, क्योंकि शेषफल 420 है, अर्थात ये क्या नहीं है? 0 नहीं। इसलिए पुनः प्रमेयिका का प्रयोग करना पड़ेगा। अब प्रमेयिका का प्रयोग आप किस पर करेंगे? किन किन संख्याओं पर करेंगे? भाजक पर और शेषफल पर, भाजक पर और शेषफल पर। इसलिए पुनः भाजक 4052 और शेषफल 420। इसलिए पुनः भाजक 4052 और शेषफल 420 के लिए यूक्लिड प्रमेयिका प्रयोग करने पर। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर 2 संख्याएं पुनः लेना पड़ेगा आपको। एक आपकी 4052 है और एक आपकी 420 है। तो इसमें एक छोटी है एक बड़ी है, तो बड़ी वाली में ही छोटी वाली का भाग लेंगे। फिर भागफल आएगा, शेषफल आएगा, अर्थात प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे ना। तो आप 4052 भाज्य हुआ, भाजक क्या है? 420। जब 4052 में 420 का आप भाग देंगे तो निश्चित है कुछ भागफल भी आएगा। तो भागफल हम देखेंगे तो यहाँ भागफल 9 आएगा। ठीक है, कितनी बार भाग जाएगा? 9 बार। और शेषफल क्या आ जाएगा? 272। आप भाग देख लीजिए, शेषफल क्या आ जाएगा? 272। आप फिर देखिए, फिर शेष आपका शून्य नहीं आया, अर्थात पुनः प्रमेयिका लगानी पड़ेगी। अब प्रमेयिका जब आप पुनः लगाओगे तो आप देख रहे हो कि नया भाजक क्या है? 420 है। और नया शेषफल
272 है। नया भाजक 420 और नया शेषफल 272 है। यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। आप जान रहे हो कि यह प्रयोग हमें कब तक करना पड़ेगा? जब तक शून्य ना आ जाए, अर्थात शेषफल शून्य ना आ जाए। जब शेषफल शून्य आ जाएगा तभी भाजक दोनों संख्याओं का मासाबा होगा। तो ये प्रक्रिया कब तक करेंगे? जब तक शेषफल शून्य ना आ जाए। अब आप देख रहे हो नया भाजक हमारा 420 है और नया शेषफल 272 है। तो पुनः प्रमेयिका लगाएंगे तो इसमें छोटी संख्या आपकी 272 है और बड़ी संख्या आपकी 420 है। तो 420 भाज्य हो गया। भाजक आपका 272 है। तो 272 का जब आप 420 में भाग दोगे तो मुझे लग रहा है शायद एक बार जाएगा, तो एक आपका भागफल हो गया। फिर शेषफल भी प्राप्त होगा। तो शेषफल कितना आएगा? 148। अब भाग दे करके देख लीजिए, शेषफल आपका 148 आएगा, भागफल 1 आएगा, भाजक आपका 272 है, भाज्य आपका 420 है। तो हमने प्रमेयिका का जो प्रयोग किया है वो 420 और 272 पर किया हुआ है। अब फिर देख रहे हैं कि शेषफल फिर शून्य नहीं आया। शेषफल क्या आया? 148 आया। अब पुनः 272 और 148 पर यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। तो इसमें फिर देखिए आप 272 आपका बड़ा है और 148 छोटा, अर्थात ये भाज्य माना जाएगा और ये भाजक माना जाएगा। तो 272 भाज्य हो गया और 148 भाजक हो गया। जब आप 272 में 148 का भाग दोगे तो निश्चित है ये भागफल जो प्राप्त होगा वो 1 होगा और शेषफल 124 होगा। फिर देखा हमने कि शेषफल हमें शून्य फिर नहीं मिला। जब तक शेषफल शून्य न मिले तब तक यह प्रक्रिया करनी पड़ेगी। पुनः शेषफल 124, ये 0 नहीं है, अर्थात 148 और 124 पर प्रमेयिका प्रयोग करने पर। फिर 148 और 124 दो पूर्ण संख्याएं हैं। 148 बड़ी संख्या है, अर्थात ये भाज्य मानी जाएगी, और 124 भाजक मानी जाएगी, छोटी है ये। तो जब आप 148 में 124 का भाग देंगे तो शायद फिर एक बार जाएगा और शेषफल फिर प्राप्त होगा। तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? 24। कितना प्राप्त हुआ? 24। पुनः देखा आपने कि शेषफल 24 नॉट इक्वल टू 0, अर्थात 0 नहीं है, अर्थात 124 और 24 पर प्रमेयिका प्रयोग करने पर। फिर आप लिखेंगे 124 बराबर, अर्थात ये भाज्य हो गया, 24 आपका क्या हो गया? भाजक हो गया। तो जब आप 124 में 24 का भाग देंगे तो भागफल आए कि नहीं आएगा कुछ? अब भागफल क्या आएगा? भाग दे के देखने पर पता चलेगा।
तो 24 पंचे होता ना 120, और शेषफल क्या आ जाएगा 4। फिर पुनः आपने देखा शेषफल 4 अर्थात शून्य नहीं है, अर्थात 24 और 4 में प्रमेय का प्रयोग करने पर, तो फिर लिखेंगे आप 24 भाजुगा ना, बड़ी संख्या है। 4 आपका भाजक है, छोटी संख्या है। जब 24 में आप 4 का भाग देंगे तो 6 बार जाए कि नहीं जाएगा, 4 छंग 24, तो भागफल क्या आ गया शून्य, नहीं भागफल शून्य नहीं 6 आया, भागफल क्या आया 6, और शेषफल क्या आ गया 0। अब आप देखा कि शेषफल हमारा शून्य प्राप्त हो गया। अब लिखेंगे यहाँ शेषफल शून्य प्राप्त हो गया। यही प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। इस स्थिति में भाजक क्या है, इस स्थिति में भाजक क्या निकला, भाजक आया आपका 4 आ गया ना। आप जान रहे हो शेषफल शून्य आ गया। जब शेषफल शून्य आ जाएगा तभी जो भाजक प्राप्त होगा वही जिनकी हमें मासापा निकालनी थी, जिन संख्याओं की हमें मासापा निकालना था, निकल आए। अतः 4052 और 12,576 का HCF 4 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मासापा महत्तम समापवर्तक। अब आप हमारी बात समझ गए, मासापा कैसे निकाला जाएगा, देख रहे हो। प्रमेयिका का प्रयोग करके ही मासापा निकालना पड़ेगा। याद रहे, ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे ढंग से तैयार कीजिए। तैयारी आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको हम एक प्रश्न दे रहे हैं, इस प्रश्न को बड़े इत्मीनान से धीरे धीरे जो बताया गया है नियम, उसी नियम का प्रयोग करके लगाइए। प्रश्न आपका ये है, एक मिठाई विक्रेता के पास, लिख लो, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियाँ बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरें।
इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती हैं। ये प्रश्न है। प्रश्न में आप देखेंगे कि दो संख्याएं हैं। एक संख्या है 420 और दूसरी है 130। तो 420 और 130 छोटी बड़ी है। इन्हीं संख्याओं में प्रमेयिका का उपयोग आप कर दीजिए तो आप पाएंगे कि जो उत्तर प्राप्त होगा, अर्थात जो HCF आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो 10 आएगा, अर्थात 10 आएगा। ठीक। अब आप अगले टॉपिक में अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ेंगे। इसी का हम आपको एक प्रश्न और बताएंगे। ये सभी प्रश्न आप अपने फेयर में, है ना, नोट कर लेंगे और उनको लगा लेंगे। ठीक है। इस प्रकार आज का कार्य समाप्त। ध्यान से आप जरूर पढ़ें, क्योंकि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ही पढ़ाया जा रहा है। भले आपको हमने एक सवाल बताया, और वैसे भी आप देखते होंगे कि जब हम आपको कक्षा में पढ़ा रहे थे तो 1 या 2 या 3 सवाल से ज़्यादा नहीं बताते थे। ठीक। बस धीरे धीरे पढ़ाएंगे। कोर्स आपका गारंटी के साथ समाप्त होगा, भले हमें चाहे एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़े। धन्यवाद।